हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी होमगार्ड परीक्षा को क्रैक करने के लिए हम क्वेश्चंस को देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस को देखेंगे? उत्तर प्रदेश की जीके को देखेंगे, जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे, करंट अफेयर को देखेंगे और यूपी होमगार्ड से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे उनको देख लेंगे। तो लगभग लगभग यहाँ पर मैं आपको 50 क्वेश्चंस करवाएंगे और ये 50 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम पर भारी पड़ने वाले होंगे। बेसिक से मॉडरेट लेवल की तरफ चलेंगे। एक क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है विद डिटेल से इसको समझाएंगे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, ये इसका नाम कैसे क्या पड़ा, सब कुछ ये डिटेल क्लास रहने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन यानी घंटे का निशान दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लेना और थम वाले बटन को प्रेस करके थम लगा देना ताकि वो आपकी अटेंडेंस शो करेगी। ठीक है, तो अपनी अटेंडेंस जरूर लगाइएगा कि हाँ, हमने ये क्लास देखी है और हमें इतना ये समझ में आया है। सब कुछ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपसे पहले ही बात कर लेते हैं, ड्यूरिंग क्लास कोई बात नहीं, मतलब कि नो बकवास वाली वो स्टोरी रहेगी। हम कोई आपसे बात नहीं करेंगे, डिक्टो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनको विद एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। तो हमारे साथ कनेक्ट होइए और इन सभी क्वेश्चंस को देखिए, एंजॉय करिए सेशन को और कमेंट में बताना और कि कैसी ये क्लास लगती है आपको, और अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आज की सेशन में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, अब देखिएगा इनमें से कितने क्वेश्चंस आपको पहले से आते थे और जिन सवालों के जवाब आपको नहीं मालूम है तो मैं कहूँगा उन सवालों के जवाब आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का भैया पुराना नाम क्या था। नहीं पता है तो आज जानकारी ले लो। उत्तर प्रदेश को पुराने नाम से जानते थे संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए भैया, ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाला है। तो डिक्टो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी एग्जाम जो है वो क्रैक हो सके। तो कह रहा उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस था। ब्रिटिश शासन के समय 1902 में आगरा और अवध को मिलाकर इस क्षेत्र का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था और बाद में 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होने पर संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो ये कुछ आपका क्रम था जो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का नाम जो है पुराने से नया कैसे कन्वर्ट हुआ, तो आप समझ सकते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन इसमें से एक आधे बन सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि यूपी जीके है तो यूपी जीके में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रिक से याद करना चाहें तो यूपी का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये आपको ऑप्शन हूबहू मिलेंगे। तो ये 1950 में रखा गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डिटेल में जानकारी ले लो भैया, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने क्लिक भी किया होगा। ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उसी समय यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया था, जो कि मैंने आपको अभी बताया। लेकिन एग्जाम ट्रिक में आप कैसे याद करोगे कि इसको ट्रिक से कैसे याद करें, तो संविधान लागू कब हुआ? 1950 को। तो यूपी का नामांकन भी 1950 को ही यूपी नामांकन पड़ा था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वो कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे, चंद्रभानु गुप्त थे, या नारायण दत्त तिवारी, या हेमवंती नंदन बहुगुणा? तो मैं कहूंगा गोविंद बल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थी। आपको पहले से इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा, आई होप। अगर नहीं पता है तो डिटेल के एक्सप्लेनेशन में समझ लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम यानी पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। जब भारत आजाद हुआ उस समय उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था और 1946 में गोविंद बल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री बने थे। बाद में राज्य का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश 1950 में किया गया, लेकिन पहले मुख्यमंत्री वही माने जाते थे। और ये आपका एग्जाम टिप में अगर ये आप शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहें तो यूपी का पहला सीएम जो बना वो आपके गोविंद बल्लभ पंत बने थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। जिन भी स्टूडेंट ने ए आंसर किया होगा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, राइट आंसर हमको दीजिए।
4th नंबर क्वेश्चन स्किप हो गया, डोंट वरी। 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए, कह रहा है चोरी कांड कहाँ या किस जिले से हुआ। चोरी चौरा का कांड किस जिले में हुआ? क्या बलिया में हुआ, गोरखपुर में हुआ, आजमगढ़? तो भैया यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट गोरखपुर से देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मैं गोरखपुर से देख रहा हूँ, और जो भी स्टूडेंट अदर स्टेट से देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं सेशन को। डिटेल में जानकारी लेना चाहें तो देखिए, चौरी चौरा का कांड हुआ था ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? डेट याद कर लेना बाकायदा, 4 फरवरी 1922। यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा कस्बे में हुई थी। इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कौन सा आंदोलन? अगर पूछा जाए कि चौरा चौरी घटना के बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन वापस लिया गया था, तो आप बताएंगे असहयोग आंदोलन सर वापस ले लिया गया था। और यहाँ पर एग्जाम टिप में याद कर लेना, चौरी चौरा का जो कांड हुआ था वो गोरखपुर जिला में हुआ था। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट किए होंगे उनका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा कि कावेरी कांड किस जिले में हुआ। तो ये भैया लखनऊ में हुआ था कावेरी कांड। कावेरी कांड कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ये हुआ कब था उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, आपने काकोरी कांड सुना होगा। देखिए लखनऊ ये आपका राइट आंसर तो हो गया क्वेश्चन का। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था काकोरी कांड भैया? कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को। यह घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के काकोरी नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के काकोरी नामक स्थान पर हुई थी। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। तो ये आपको ये नाम याद जरूर कर लेना है भाई। नाम बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नाम और डेट एक डायरी पेन लेकर के बैठिएगा, उस पर नोट कर लेना। और एक बार सेशन देखने के बाद दोबारा सेशन देखने की आई होप आवश्यकता आपको नहीं होगी, अगर आप अपने दिल और दिमाग दोनों लगा करके सेशन को देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है। राम प्रसाद बिस्मिल किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये एक क्रांतिकारी थे। कैसे थे? ये आपके क्रांतिकारी थे। अगला क्वेश्चन अगर मैं इसके डिटेल से बात करूं तो राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया होगा। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। कैसे थे? भारत के प्रसिद्ध एक क्रांतिकारी थे। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको अगर इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म पूछा जाए HRA का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप लोग भैया देख लीजिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। और काकोरी कांड 1925 में जो हुआ था में उनकी प्रमुख भूमिका रही थी। काकोरी कांड में इनकी प्रमुख भूमिका रही थी। वे सशस्त्र क्रांति के माध्यम से देश को आजाद कराना चाहते थे। तो एग्जाम टिप में अगर शॉर्ट फॉर्म में आप याद करना चाहें तो राम प्रसाद बिस्मिल एक कैसे थे? क्रांतिकारी आंदोलन करता थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ था, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म ये प्रयागराज में हुआ था। आप सभी को पता भी होगा पहले से। और प्रयागराज के स्टूडेंट हमें बताइए कौन कौन दिख रहा है। और अगर इसकी डिटेल में जानकारी लें इस क्वेश्चन की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। 14 नवंबर 1889 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। और ये प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद नाम से जानते थे, उनका पैतृक निवास आनंद भवन प्रयागराज में ही है, जो आज एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है। क्या बन चुका है? ऐतिहासिक स्थल बन चुका है। तो ये डिटेल आपको जरूर याद कर लेना है। इसमें से क्वेश्चन में भी पूछ ले तो आप हिचकिचाए ना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अभी जितना ही आपकी ये डेट और आपकी जो ये समय गुजरता जाएगा तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, तो आप डिटेल से पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहां पर हुआ था? शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए, प्रयागराज में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो भी स्टूडेंट किए होंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 1930 में नहीं, 1935 में भी नहीं। अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1942, तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो हुई थी 8 अगस्त 1942 को हुई थी। ये डेट आपको लर्न कर लेना है। पूरी डेट अगर आपको
को दे दिया जाए आपके एग्जाम में, एग्जामिनर आपको अगर दे देता है तो आप लोग ये डेट जरूर याद कर लीजिएगा। इस आंदोलन का नारा था करो या मरो, जिसे महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था भैया? करो या मरो नारा दिया गया था, और इसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कराना था। तो एग्जाम टिप में आपको याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो भी स्टूडेंट दिए होंगे बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की या किसके द्वारा की गई थी, फटाफट मुझे बताइए। तो मदन मोहन मालवीय या पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या गोपाल कृष्ण गोखले? तो मैं कहूंगा मदन मोहन मालवीय की अगर बात की जाए तो इन्होंने ही बीएचयू की स्थापना की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। देखिए यहाँ पर आपको डिटेल में मैंने बताया है, जो कि लिखा गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीएचयू बोला जाता है, की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1916 में की गई थी। और यह विश्वविद्यालय वाराणसी बनारस में स्थित है और भारत के सबसे प्रशिष्ट विद्यालयों में से एक है, विश्वविद्यालयों में से एक है, सॉरी। तो ये आपको याद कर लेना, बीएचयू की स्थापना कहाँ हुई थी? 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मथुरा कला शैली किस काल से संबंधित है? मथुरा कला शैली ये किस काल से संबंधित है? आपको ध्यान रखना है, ये कुषाण काल से संबंधित है। आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको डिटेल से देख लेते हैं। मथुरा कला शैली जो है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का विकास कुषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। इस कला शैली में यहाँ पर भगवान बुद्ध, जैन तीर्थकर और हिंदू देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती थी। मथुरा शैली की मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर जिसको बोलते हैं से बनी होती थी। एग्जाम टिप में याद कर लेना कि यहाँ पर मथुरा कला शैली कुषाण काल से संबंधित थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो भी स्टूडेंट के होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर उन सभी का जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप क्वेश्चन गलत भी कर रहे हैं, नो डाउट, अगर गलत कर रहे हैं तो उसको सही करने की कोशिश करिए, ठीक है? अभी आपका स्टार्टिंग दौर है और अपने आप को बिल्कुल कमजोर मत फील होने दीजिए कि हाँ हमें नहीं आता तो हम एग्जाम को नहीं फोड़ पाएंगे। भैया मेहनत करोगे एग्जाम निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को यहाँ पर अंधकार युग नहीं कहेंगे, स्वर्ण युग कहेंगे, मध्य युग कहेंगे या आधुनिक युग कहेंगे? तो आपको याद रखना है कि इसको स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त काल को। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी था बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज कहा जाता है। इस काल में कला और मूर्ति कला का विकास हुआ था। विज्ञान और गणित आर्यभट्ट जैसे विद्वान आगे बढ़े, साहित्य कालिदास फला फूला, शासन व्यवस्था मजबूत थी, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाने लगा। एग्जाम टिप में आपको याद करना है कि गुप्त काल ऐसा युग था, तो ये एक स्वर्ण युग था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो भी स्टूडेंट किए होंगे बिल्कुल उनका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कालिदास किस काल के कवि थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालिदास किस काल के कवि थे? मौर्य, कुषाण या गुप्त या हर्ष? मैं कहूंगा ये गुप्त काल के कवि माने जाते हैं साथियों कालिदास। और आपको अभी मैंने बताया था गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे, वे गुप्त काल से संबंधित थे, जो कि मैंने आपको बताया। गुप्त काल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है और कालिदास ने इसी काल में ज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश जैसी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। तो एग्जाम टिप में आपको याद कर लेना है कालिदास किस युग से संबंधित थे? गुप्त काल से संबंधित थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो भी स्टूडेंट किए होंगे बिल्कुल उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेहराब और गुंबद का प्रयोग किस काल में हुआ था? तो मैं कहूंगा ये आपका सल्तनत काल में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारत में मेहराब और गुंबद का प्रयोग दिल्ली सल्तनत काल में शुरू हुआ था। कहां पर शुरू हुआ था? दिल्ली सल्तनत काल में शुरू हुआ था। यह स्थापत्य शैली तुर्की इस्लामी वास्तुकला से भारत आई। कहां से आई? तुर्की इस्लामी वास्तुकला से भारत आई। और कुतुब मीनार, कुबत उल इस्लाम मस्जिद आदि उनके प्रमुख उदाहरण बन गए। तो इस कारण आपका राइट आंसर मेहराब और गुंबद सल्तनत काल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। स्टूडेंट जो भी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किए होंगे बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो दिल्ली सल्तनत की जब भी बात की जाए, प्रथम शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी? तो ये सिकंदर लोदी की अगर बात की जाए, सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। डिटेल में आप लोग जानकारी ले लीजिए कि आगरा शहर जो है ये सिकंदर लोदी के द्वारा यहाँ पर इनकी स्थापना की गई थी। वह दिल्ली के लोदी वंश का शासक हुआ करता था और उसने यहाँ किला और प्रशासनिक केंद्र बनवाए थे। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शाहजहां का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध है? शाहजहां का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध है? तो पता ये क्यों प्रसिद्ध है? ये युद्ध के लिए। इन्होंने युद्ध बहुत अधिक नहीं किए हैं। इन्होंने स्थापत्य की अगर बात करें तो स्थापत्य के क्षेत्र में इन्होंने अपना नाम बनाया और इसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, स्थापत्य। जो कि शाहजहां मुगल सम्राट था। क्या था? एक शाहजहां जो था ये मुगल सम्राट था। उनके शासनकाल में सिंधु शाही वास्तुकला बहुत उन्नत हुई इसमें, और ताजमहल, लाल किला, आगरा, जामा मस्जिद जैसे अद्भुत इमारतें इसी काल में बनवाई गई। तो इस क्रम में राइट आंसर शाहजहां स्थापत्य युग से संबंधित थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुगल स्मारक किस नगर में स्थित हैं? तो किस नगर में है? तो ये आपको याद कर लेना है, लखनऊ, आगरा, दिल्ली या मथुरा। तो लखनऊ, आगरा, दिल्ली, मथुरा में से कौन सा है? तो ये आगरा में है। आगरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुगल स्मारक आगरा नगर में स्थित हैं। आगरा मुगल काल की राजधानी रहा है, इसलिए यहाँ कई प्रसिद्ध मुगल इमारतें बनाई गई, जैसे ताजमहल हो गया, आगरा का किला हो गया, फतेहपुर सीकरी आगरा के पास है, एतमाद उद दौला का मकबरा हो गया। तो एग्जाम टिप में आप याद करना, यूपी में सबसे ज्यादा मुगल स्मारक आगरा में स्थित है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर कह रहा है लखनऊ किस स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ की अगर बात की जाए तो ये अवध के लिए प्रसिद्ध है। आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पर देख लिए अवध किस लिए ये जाना जाता है? तो लखनऊ शहर अवध स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह शैली नवाबों के समय विकसित हुई थी और अवध शैली की प्रमुख विशेषताएं जो रही हैं, सुंदर मेहराबे, जालीदार खिड़कियां, भव्य इमारतें, उदाहरण के लिए जैसे बड़ा इमामबाड़ा हो गया, छोटा इमामबाड़ा हो गया और रूमी दरवाजा हो गया। जो भी स्टूडेंट लखनऊ से देख रहे हैं उन सभी को ये सारी चीजें पता भी होंगी। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन कौन भैया यहाँ पर लखनऊ से इस वीडियो को वॉच कर रहा है। तो लखनऊ ये अवध स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? अभी इमामबाड़ा की बात हुई, तो ये स्थित कहाँ है? लखनऊ में, और इसका निर्माण आसफउद्दौला के द्वारा करवाया गया था। और ये बात आपको ध्यान कर लेना है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखिए। ये आसफउद्दौला बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाए थे। नवाब आसफउद्दौला ने 1784 में इसका निर्माण करवाए और यह एक बड़ा इमामबाड़ा के रूप में लखनऊ में स्थित है। अवध स्थापत्य शैली का एक प्रमुख उदाहरण भी है। अकाल के समय लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य में यह बनवाया गया था। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ हो जाता है। बड़ा इमामबाड़ा आसफउद्दौला के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट किए होंगे बिल्कुल सही हो जाता है। तो इन 50 क्वेश्चंस में से एक टारगेट आपको मिलता है, कितने क्वेश्चन आप लोग सही करते हो ये हमें लास्ट में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये क्लास कैसी लग रही है एक बार हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए किसी ना किसी तरीके से, और एक जय हिंद का नारा जरूर कमेंट बॉक्स में लगा देना। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये सवाल आपके लिए बहुत ही रामबाण होगा। आपको ध्यान रखना है 1887 की जब हम लोग बात करते हैं तो 1887 में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। यह भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। यह विश्वविद्यालय प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ हो जाता है? ए के साथ, 1887 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आर्य संस्कृति का प्रवेश किस मार्ग से हुआ? यानी उत्तर प्रदेश में आर्य संस्कृति जो थी इसका प्रवेश किस मार्ग से हुआ? तो उत्तर पश्चिम मार्ग से हुआ था। ये बात आपको ध्यान कर लेना। राइट आंसर सी के साथ हो जाता है। डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आर्यों का भारत में प्रवेश उत्तर पश्चिम दिशा से हुआ था और वे खैबर दर्रा के मार्ग से भारत में आए थे। किस दर्रा? ये दर्रा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा या हाईलाइट करके लिख लीजिएगा।
आर्यों का भारत में प्रवेश उत्तर पश्चिम दिशा से हुआ था, वे खैबर दर्रा के मार्ग से भारत आए थे और सबसे पहले पंजाब क्षेत्र फिर उत्तर प्रदेश में बस गए। इसलिए उत्तर प्रदेश में आर्य संस्कृति का प्रवेश उत्तर पश्चिम से माना जाता है या उत्तर पश्चिम मार्ग से माना जाता है। एग्जाम टिप में आप लिख सकते हैं आर्य संस्कृति का प्रवेश उत्तर पश्चिम से माना गया। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर कह रहा है वेदों की रचना किस काल में हुई थी, मुझे बता दीजिए। तो वेदों की रचना जो हुई थी पूर्व वैदिक काल में हुई थी। कब हुई थी? पूर्व वैदिक काल में हुई थी वेदों की रचना। अगर हम लोग बात करें पूर्व वैदिक काल में वेदों की रचना हुई थी और इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन सभी रचना यानी कि इन सब की रचना इसी काल से मानी जाती है। बाद में उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद जैसे ग्रंथों की रचना हुई। तो ये आपको यहाँ पर याद कर लेना है कि ये ऐसे ग्रंथ जो हुए जिनकी रचना हुई है। और एग्जाम टिप में याद कर लेना वेदों की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। आपको भले ये क्लास थोड़ा लेंदी लग जाए, थोड़ा सा बड़ी लग जाए, लेकिन एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो शॉर्ट फॉर्म में ना जाकर के लॉन्ग फॉर्म में याद करिएगा, ताकि जो क्वेश्चन आप पढ़े वो आपकी माइंड में स्टोर होते जाएं। आप अगर शॉर्ट फॉर्म में देखोगे तो वो आपके लिए तत्क्षणिक सेव रहेगा, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा। जैसे एग्जाम हॉल में देखोगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने वहां देखा था। अब आप अगर टिक लगाते लगाते चले जाओगे तो आपको ही आधा घंटे बाद अगर पूछ लिया जाए तो याद नहीं होगा। रियलिटी तो ये है। तो आप लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर हर एक क्वेश्चन का देखिए, ये आपके लिए एक मॉक टेस्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी? तो ये यमुना नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी या सिंधु नदी। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरस्वती नदी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यहां पर डिटेल में समझ लीजिए, कह रहा है कि वैदिक काल, खासकर पूर्व वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। सरस्वती नदी का सबसे अधिक और बड़े सम्मान के साथ उल्लेख मिलता है। बाद में उत्तर वैदिक काल में गंगा का महत्व बढ़ा है। तो इस क्रम में आप लोग एग्जाम टिप में लिख सकते हैं कि वैदिक काल की प्रमुख नदी सरस्वती मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर गंगा का धार्मिक महत्व किस काल में बढ़ा? तो यहाँ पर वैदिक काल में बढ़ा, उत्तर वैदिक काल में बढ़ा या बौद्ध काल में या मुगल काल में? तो मैं कहूँगा उत्तर वैदिक काल में ये गंगा नदी का यहाँ पर धारण जो है ये बढ़ा। धार्मिक महत्व आप लोग बोल सकते हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो आपका ये बहुत बढ़िया वेरी गुड क्लास हो जाएगी। और साथियों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे हैं तो आज इस वीडियो का एक क्वेश्चन बहुत खास होने वाला है। तो आप होमगार्ड का जिम्मा जो है आपका पूरी तरीके से मैंने ले लिया है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म को। तो यहाँ पर हर एक टॉप टाइप का क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ये नहीं कि मैंने जो अपना टारगेट बनाया है वो 100 में से आपको 80 से 85 प्रश्नों को यहाँ पर करेक्ट करवाने का यहाँ पर टारगेट मैंने ले रखा है। इससे ऊपर भी आपको स्कोर आएगा, इससे नीचे आपका रियल एग्जाम में स्कोर नहीं जाने दूंगा। तो मन से तैयारी करिए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का मैंने डिफाइन नहीं किया तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक केंद्र जो माना जाता है वो प्रयागराज, काशी, आगरा या लखनऊ। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, आगरा या लखनऊ में से किसको माना जाता है? तो भैया ये काशी को माना जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डिटेल में थोड़ा इसको जान लीजिए। जो काशी है ये आपका कहाँ है? वाराणसी में है। तो काशी वाराणसी को उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक केंद्र माना जाता है या दुनिया के सबसे प्राचीन बसे हुए नगरों में से एक है। यहाँ प्राचीन धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक परंपराएं विकसित हुई हैं। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक इसका महत्व बना रहा है। तो इस क्रम में एग्जाम टिप में आप लोग जो जानकारी रखेंगे वो यूपी का ऐतिहासिक केंद्र जो है वो काशी माना जाता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से कहा जाता है कि अकबर का मकबरा ये कहाँ स्थित है, मुझे बताइए। तो अकबर का मकबरा दिल्ली, आगरा या सिकंदराबाद? तो ये
आपका सिकंदरा में स्थित है, आपको ये पूर्णतः मालूम होना चाहिए। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड पर जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुगल सम्राट अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में स्थित है, जो आगरा उत्तर प्रदेश के पास है। इस मकबरे का निर्माण अकबर ने अपने जीवन काल में शुरू करवाया और उनके पुत्र जहांगीर ने इसे पूरा करवाया था। तो एग्जाम टिप में आप लोग इतना याद कर लेना, अकबर का मकबरा जो है सिकंदराबाद आगरा में स्थित है, सिकंदरा जो कि आगरा में स्थित है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक हृदय किसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक हृदय किसे माना जाता है। तो ये आपको लखनऊ याद कर लेना है, लखनऊ आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। लखनऊ को उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक हृदय कहा जाता है। यह शहर नवाबी तहजीब, शायरी, कथक नृत्य और संगीत और अदब के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की अवध संस्कृति, नफासत और तहबीज पूरे उत्तर प्रदेश की पहचान मानी जाती है। तो इस क्रम में राइट आंसर आपका लखनऊ हो जाता है, यूपी का सांस्कृतिक हृदय, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ आपको लॉक करके आना है एग्जाम हॉल में। अगला क्वेश्चन देखिए कि ये आपसे अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ऐतिहासिक नगर किस क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सबसे अधिक ऐतिहासिक नगर हैं। क्या ये तराई क्षेत्र में है, या दोआब क्षेत्र में है, या बुंदेलखंड में है, या रोहिलखंड में है। तो मैं कहूंगा ये दोआब क्षेत्र में है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर करेक्ट आंसर कह रहा है दोआब जो है ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ऐतिहासिक नगर दोआब क्षेत्र में पाए जाते हैं। दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। गंगा यमुना दोआब में प्राचीन काल से ही सभ्यताओं का विकास हुआ, इसलिए यहाँ कई ऐतिहासिक नगर बसे, जैसे कि प्रयागराज, काशी, वाराणसी, कन्नौज और मथुरा। तो राइट आंसर आप लोग एग्जाम टिप में याद कर लेना कि यूपी में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक नगर जो हैं वो दोआब क्षेत्र में बसे हुए हैं। इस क्रम में आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दोआब। जो भी स्टूडेंट किए होंगे बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से कहा जा रहा है कि ये गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। गौतम बुद्ध जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या श्रावस्ती, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका बोधगया याद कर लेना, आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी दिए हैं तो बिल्कुल सही होगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, कह रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध की प्राप्त, ज्ञान बोध यानी कि बोधगया बिहार में हुई थी। यहीं पर उन्होंने पीपल के वृक्ष में, बोधि वृक्ष जिसको बोलते हैं, के नीचे तपस्या की और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे बुद्ध कहलाए। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त बोध गया में हुई। तो तपस्या करने के बाद बताओ यहाँ पर बुद्ध कहलाए, तो आपको भी यहाँ पर तवनी बनती है। जैसे कि आपका पेपर आपके सर पर आ चुका है, तो आप उसको क्रैक करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पर तपस्या करिए। अभी इस प्रेजेंट टाइम में सबको भूल जाइए, अपने एग्जाम पर फोकस करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। अपना प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, ये सभी को पता होना चाहिए। ये सारनाथ में दिया था। आपको डिटेल में मैं बता देता हूं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है और यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हुआ। यहीं से इनका प्रचार जो है होना स्टार्ट हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सारनाथ सही हो जाता है। तो अगर एग्जाम टिप में यह याद करना चाहें तो बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था। शॉर्ट फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कुशीनगर किस घटना के लिए प्रसिद्ध है। कुशीनगर किस घटना के लिए जाना जाता है। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये कुशीनगर में ही हुई थी, इसीलिए ये जाना जाता है। डिटेल में यहाँ पर देखिए, कुशीनगर का वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है बुद्ध देह त्याग, यानी मृत्यु के बाद अंतिम मोक्ष। इस कारण कुशीनगर को बौद्ध धर्म का एक अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। तो एग्जाम टिप में आप लोग ये याद कर सकते हैं कि कुशीनगर महापरिनिर्वाण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो आप लोग उसको हैंडल कर लीजिएगा, उसके लिए सॉरी कहूंगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, ये आपको फटाफट बताना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और 24वें नंबर के तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी थे, ये भी आपको याद करना है। आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। देखिए डिटेल से कह रहा है यहाँ पर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर
भगवान महावीर थे। उनका जन्म वैशाली यानी कि कुंड ग्राम में हुआ था। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ नाथ थे और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थकर महावीर थे। तो ये मैंने तीनों पॉइंट आपको बता दिया है। एग्जाम टिप में आप लोग यह याद कर लेना कि 24वें जैन धर्म के तीर्थकर महावीर थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी क्लिक किए हैं उन सभी का यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और हमारे साथ कंटिन्यू वॉचिंग करने वाले स्टूडेंट हमें ये जरूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। एक बार अगर अच्छी लग रही हो, अगर थंब का बटन नहीं आपने प्रेस किया है तो थंब को जरूर प्रेस कर लेना। चैनल पर नए विजिट हो उसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर देना। रेड आइकन यानी कि बेल आइकन जो बना हो उसको भी प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जो भी आपके लिए क्लास लेकर आऊं धमाकेदार वो आप तक पहुंच सके और आप उन क्लासेस को वॉच करके अपने एग्जाम को फोड़ सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है यहाँ पर कि सारनाथ किस जिले में स्थित है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारनाथ जो है ये आपने नाम भी सुना होगा। सारनाथ ये क्यों जाना जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में ही दिया था, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन ये सारनाथ है कहाँ, ये गोरखपुर, वाराणसी, मिर्जापुर या जौनपुर, ये भी मैंने आपको बताया है। तो ये वाराणसी में है, आप लोग याद कर लेना। इसको मैं डिटेल में बता दूं, वाराणसी को यहाँ पर क्या बोला जाता है, मोक्ष नगरी भी बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपने दिया होगा। सारनाथ भारत के वाराणसी यानी काशी जिले उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी जिसको बोलते हैं काशी, वाराणसी काशी जिले के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह स्थान प्रसिद्ध है क्योंकि यही गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन शैली भी कहते हैं। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सारनाथ वाराणसी जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा मौर्य वंश के संस्थापक कैसे थे या कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बता दीजिए। ध्यान रखिएगा 40,000 वैकेंसी है, कोई 1-2 हज़ार वैकेंसी नहीं है। ये आपकी 40,000 वैकेंसी, अगर आप अपने माता पिता के सपने को पूरा करना चाहते हैं और उनके सर को गर्व से ऊपर उठाना चाहते हैं तो इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही होगा। क्योंकि कोई दूसरी वैकेंसी आएगी, क्या पता 1 साल बाद आए या 4 साल बाद आए। मैं कहूँ अगर कांस्टेबल की वैकेंसी आए, क्या पता उसमें 1 साल हो और उसके बाद फिर सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें बहुत सारा समय लग जाएगा, एग्जाम होगा, सब कुछ होगा, मेडिकल होगा। इसमें आपके फॉर्म निकल चुके हैं, परीक्षा तिथि ये आप समझ लीजिए तैयार है, कभी भी घोषित की जा सकती है परीक्षा तिथि। तो आप यहाँ पर अलर्ट हो जाइए अभी से, तो आप इस जॉब को सबसे पहले ले सकते हैं। और मैं कहूँगा कि कांस्टेबल से भी 1 नंबर ये आगे जॉब है, 1 नंबर आगे जॉब है, बढ़िया जॉब है। सैलरी लगभग यहाँ पर उतनी ही है, वर्दी भी उतनी ही मिलेगी। तो यहाँ पर इसलिए इस बार मेहनत आपको जम के करना है और मेरा मानना है सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर होमगार्ड को कोई एग्जाम कठिन नहीं है। लोग आईएएस पीसीएस का एग्जाम निकाल देते हैं, तो क्या आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं कि आप यूपी होमगार्ड की परीक्षा को निकाल सको। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सिर्फ आपको पढ़ना है और पढ़ना सबसे आसान है, पढ़ने से आसान कोई कार्य नहीं मुझे लगता। क्योंकि आराम से बैठ करके आपको एक छत के नीचे, पंखे के नीचे, अब हीटर के नीचे, तो यहाँ पर हीटर वगैरह जला करके रजाई में घुस करके आपको सारे क्वेश्चन तैयार करना है। इसमें मैथ भी नहीं है जो आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है। तो पढ़ाई करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। कह रहा है मौर्य वंश के संस्थापक की मैं बात करूं तो यहाँ पर मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, अशोक थे या बिंदुसार थे। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है कौन थे, ये आपसे कुल मिलाकर के पूछा जा रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में इसको देख लीजिए, जो कि बहुत जरूरी है, डिटेल में जानकारी रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं। उन्होंने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किस ईसा पूर्व में की थी, 321 ईसा पूर्व में की थी। उनके मंत्री चाणक्य कौटिल्य थे, जिन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कौन थे, चाणक्य यहाँ पर इनके मंत्री थे, जिन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाद में उनके पुत्र बिंदुसार और पोते अशोक ने जो है शासन को संभाला। तो यहाँ पर एग्जाम टिप में आपको क्या याद कर लेना है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुप्त काल का प्रसिद्ध शासक कौन था। तो यहाँ पर आपको बताना है गुप्त काल का प्रसिद्ध शासक कौन था। तो गुप्त काल के प्रसिद्ध शासक की अगर मैं बात करूं तो ये समुद्रगुप्त हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। अब आप लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। डिटेल छोड़िए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यह भी मैंने छोड़ दिया था, इसको देख लीजिए कि अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है, प्रयागराज
या फिर मथुरा, सारनाथ, अयोध्या। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका अशोक का स्तंभ सारनाथ में स्थित है। अशोक जो कि ये आपका सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह स्तंभ मौर्य काल का प्रसिद्ध स्मारक है और इस स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी बना दिया गया था। तो ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन ये आपको बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए, कन्नौज किस शासक की राजधानी मानी जाती है? कन्नौज किस शासक की राजधानी थी? तो ये आपको याद कर लेना है। कन्नौज की अगर मैं बात करूं तो ये हर्षवर्धन की राजधानी थी। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। डिटेल में देख लीजिए हर्षवर्धन क्या कैसे क्या थे। देखिए, कन्नौज उत्तर भारत में हर्षवर्धन की राजधानी थी और हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत पर शासन किया। कन्नौज उनके राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र में प्रसिद्ध था। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षवर्धन करेक्ट आंसर। और कन्नौज की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन। तो ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हर्षवर्धन किस वंश के हर्षवर्धन जो था वो किस वंश से संबंधित था? यह आपको याद कर लेना है, ये किस वंश से संबंधित था। तो हंसवर्धन की अगर मैं बात करूं तो ये वर्धन वंश से संबंधित था। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये आसान शब्दों में देख लीजिए कि वर्धन एक सरल एक्सप्लेनेशन। देखिए, कह रहा हर्षवर्धन वर्धन वंश से संबंधित था, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत पर शासन किया। उनके समय में कला, साहित्य और धर्म का बहुत ज्यादा विकास हुआ था। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन वर्धन वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्रावस्ती किस धर्म से संबंधित है? जो भैया ये श्रावस्ती है, ये किस धर्म से संबंधित है? अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो ये आपको बौद्ध धर्म बता देना है। श्रावस्ती बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं? तो ये आपको याद कर लेना, उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं। ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद कर लेना है। नेक्स्ट कह रहा है, तो अगर हम लोग इसकी डिटेल में जानकारी लें, अगले क्वेश्चन को अभी रोक देते हैं। तो प्राचीन समय में उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद थे। महाजनपद उस समय के बड़े राज्यों को कहते थे। जैसे ये महाजनपद थे जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ 8 के, जैसे कौशल हो गया, मगध हो गया, कौशल हो गया, कन्नौज हो गया, वर्धमान हो गया, अवध हो गया, मथुरा हो गया, सौराष्ट्र हो गया। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद हुआ करते थे, जो कि आपको याद कर लेना। इसमें से कोई एक आपसे पूछा जरूर जाना है। कह रहा है यहाँ पर पंचाल महाजनपद की राजधानी थी। यहाँ पर आपको याद कर लेना है, पंचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो ये आपकी या मथुरा, अयोध्या, वाराणसी। तो ये आपको याद कर लेना है। तो काम्पिल्य की अगर मैं बात करूं तो ये पंचाल महाजनपद की राजधानी थी। डिटेल में आप लोग जान लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काम्पिल्य पंचाल महाजनपद की राजधानी काम्पिल्य थी। पंचाल महाजनपद वैदिक काल में उत्तर प्रदेश और उसके आसपास क्षेत्र में स्थित था और यह महाजनपद धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी हुआ करता था। तो ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद कर लेना है। अगर अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में देख लेना है, बाबर, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, या आपको महमूद गजनवी आपको याद कर लेना। महमूद गजनवी के द्वारा सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया गया था। तो कह रहा है भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था। यह हमला 11वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 11वीं सदी में हुआ था। महमूद गजनवी ने समृद्ध और धार्मिक स्थलों को लूटने के लिए भारत पर आक्रमण किया। उनके आक्रमण से भारत में कई राज्य कमजोर हुए और बाद में मुसलमान शासकों का प्रवेश हुआ। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद कर लेना है। और अगर बात करें भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण महमूद गजनवी हुआ करता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी को ठोक के आना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गजनवी ने किस नगर को लूटा था? तो गजनवी ने यहाँ पर सोमनाथ को लूटा था। सोमनाथ आपको याद कर लेना, ये आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए कि महमूद गजनवी ने 11वीं सदी पर ये आपका हो चुका है। ये मैंने अभी आपको करवाया था, लेकिन देख लीजिए उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। महमूद गजनवी ने 11वीं सदी में भारत पर कई आक्रमण किए। उनका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर गुजरात पर हुआ था। उन्होंने मंदिर को लूटा और बहुत धन संपत्ति यहाँ से लेकर गए। यह आक्रमण उनके धार्मिक और सामरिक उद्देश्य का उदाहरण है, जो कि महमूद गजनवी सबसे प्रसिद्ध लुटेरा जिसको बोल सकते हो, जो कि सोमनाथ मंदिर पर यहाँ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो ये 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और यह युद्ध बाबर और
और यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसमें आपको ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। 1526 में यहाँ पर पानीपत का युद्ध हुआ था। तो ये किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। यहाँ पर देखिए इस तीर को, बाबर और इब्राहिम लोदी, तो ये आपको याद कर लेना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, मैंने अभी आपको बताया। अगला क्वेश्चन आप सभी से नहीं है, आज के क्वेश्चन इतने ही टॉप थे, इसको डिटेल में मैंने नहीं बताया, तो यहाँ पर देख लीजिए जो कि दिया गया है उत्तर। बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने तकरीबन यहाँ पर 15,000 सेना के साथ इब्राहिम लोदी को 1 लाख सेना के द्वारा यहाँ पर हराया था। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर बनाम इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो ये आपको याद कर लेना है। तो ये आज की थे टॉप 50 क्वेश्चन, जिसमें से आप लोग अपना स्कोर कार्ड मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और ये क्लास कैसी लगी और कहाँ कहाँ से आप लोग वॉच कर रहे थे, कोई लोग थंब का बटन नहीं प्रेस किए हो तो दबा के इसको थंब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर अपनी अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। मैं आपकी अटेंडेंस लाइक के बटन से ही आपकी शो करता हूँ। तो आप लोग अटेंडेंस और कमेंट बॉक्स में क्लास जरूर बताइएगा कैसी लगी। और आगे की क्लासेस आपको कंटिन्यू रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देना है। हम इसके सेकंड पार्ट को लेकर आएंगे बहुत जल्दी, देखते रहिए अपने इस प्लेटफॉर्म को। जय हिंद साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।